हम आज से द पॉलिटिकल एनालिसिस की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम हर संभाग, हर जिले की सीट का आकलन करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वो आकलन कि कैसे क्या कुछ वो सीट कहती है, क्या आपका संभाग कहता है, उस संभाग में आपके प्रत्याशी कितना जोर पकड़ रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, पहले के आंकड़े क्या हैं, इतिहास क्या रखा है, वो तमाम चीजें बताएंगे और वही हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस होगा। लेकिन क्योंकि अब मैनिफेस्टो कल बीजेपी जारी कर सकती है और इसी कड़ी में आज बात घोषणाओं के पिटारों के साथ में लेकर आए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक नजरें टिकी हैं तो वो राजस्थान के रण पर हैं और इसके चुनावी समर में अब बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी संकल्पों का पिटारा कल खोलने वाली है, तो कांग्रेस के दावे और वादों की पोटली की तारीख का खुलासा का इंतजार हर किसी को है कि अब घोषणा पत्र क्या लेकर आएगी, क्योंकि गारंटी तो देती हैं। अब इन गारंटियों से आगे घोषणा पत्र में क्या होगा। बीजेपी और कांग्रेस गारंटियों की बौछार करते हुए सत्ता में आने की जुगाड़ में है, लेकिन पहले के 2 चुनावों में दोनों दलों की लोक लुभावन घोषणाओं की कितनी सच्चाई रही, इसका आकलन करते हैं और आखिर चुनावी समर की चमक में हुई घोषणाएं कितनी धरातल पर उतरी हैं, आज इसी पर बात करते हैं। द पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसमें एनालिसिस होगा हर सीट का, हर संभाग का। लेकिन क्योंकि आज हम बात करने बैठे हैं मैनिफेस्टो की, आखिर मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा, क्या इंतजार खत्म होगा और जो महिला अत्याचार की बात बीजेपी करती रही है, जो भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती रही है, उसको लेकर कुछ लेकर आएगी, या फिर जिस तरह मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मैनिफेस्टो आया है उसी तरह का मैनिफेस्टो नजर आएगा। कांग्रेस कहती है कि हमारा मैनिफेस्टो कॉपी किया मध्य प्रदेश में, तो क्या अब बीजेपी इसका ध्यान रखेगी, क्या 7 गारंटी जो लाई है उसका तोड़ निकालेगी, वो तमाम सवाल हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तो एक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, देवेंद्र शास्त्री हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लाल सिंह फौजदार हमारे संवाददाता और विशेष संवाददाता दिनेश डांगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज लाल सिंह आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि कल बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। क्या कुछ इसमें हो सकता है, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश खास तौर पर, क्या वो छाया नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल मेघा जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार मैनिफेस्टो को लेकर तैयारी कर रही है, जिन्होंने इस बार संकल्प पत्र का नाम दिया है, संकल्प पत्र वो 2018 में उन्होंने इसका नाम दिया था घोषणा पत्र, राजस्थान का गौरव संकल्प नाम दिया था, तो इस बार उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया है। वो कहना चाहते हैं कि हम एक संकल्प लेके आएंगे, अगर हम सत्ता में आते तो हम एक संकल्प लेंगे कि हम ये करेंगे। 5 साल का एक लेखा जोखा पार्टी रखेगी कि हम क्या करेंगे 5 साल में। आपने कहा, चूँकि देखिए अक्सर ये देखने को मिलता है मेघा कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो तैयारी करती है वो नेशनल लेवल पर करती है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो मेरा ऐसा मानना है कमोबेश इस 5 राज्यों के घोषणा पत्र एक दूसरे पर अपना असर दिखाएंगे। विशेषकर मध्य प्रदेश क्योंकि पड़ोसी राज्य है, राजस्थान पर उसका असर देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र का भी कुछ असर देखने को मिलेगा। लगातार जैसा कि अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि अर्जुन राम मेघवाल एक बार हर बार मीडिया बाइट्स में कह रहे हैं कि हमारा फोकस रहेगा युवा, किसान और महिला, यानी कि युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर और महिलाओं को लेकर विशेष इसमें देखने को मिलेगा मेघा। लेकिन जहाँ तक हमने जो आकलन किया है, ये जो घोषणा पत्र होगा ये मेघा 2 तरह का होगा। 2 तरह से मेरा मतलब है, इसमें 2 विचारों को शामिल किया जाएगा। एक तरफ आपका घोषणा पत्र पॉजिटिविटी में लेकर होगा, मतलब आप क्या करोगे, जनता के बीच जाकर आपका विजन क्या होगा, आप क्या दोगे जनता को। लेकिन इसके तरफ एक काउंटर में भी आएगा कि लगातार, क्योंकि बीजेपी हमला बोल रही है पेपर लीक को लेकर, हमला बोल रही है बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर, हमला बोल रही है बीजेपी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, तो आप तय मानिए घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं, क्योंकि पीएम मोदी जब कह चुके हैं कि पाताल से भी खोज कर लाएंगे पेपर लीक माफियाओं को, तो आप ये तय मानिए पेपर लीक माफियाओं को लेकर निश्चित रूप से कोई कठोर वो कानून की बात करेंगे, कठोर कार्रवाई की बात करेंगे, साथ ही
प्रॉमिस करते हुए नजर आएंगे कि पेपर लीक किसी हालत में नहीं होगा और उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान भी वो घोषणा पत्र में, जो अपने संकल्प पत्र में ला सकते हैं। क्योंकि महिलाओं की बात आपने देखो मेगा लगातार देखो। अच्छा, क्योंकि देखिए लाल सिंह जी, ये अब जो आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आप हो या फिर दिनेश हो या फिर देवेंद्र शास्त्री जी हो, सब इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं, अनुभव हैं, और आप और दिनेश तो फील्ड में रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन जानकारी आपके पास रहती है और इसीलिए शो भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक एक कर एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी अभी बता रहे थे लाल सिंह की कैसे जो अलग अलग एरिया हैं उनको कैप्चर किया जाएगा, महिलाओं का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया गया है। क्या इस बार पार्टियों का फोकस इन 3 पर ही सबसे ज़्यादा है? देखो मेगा, जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कुछ भी कह लीजिए, कल भारतीय जनता पार्टी जारी करने जा रही है, तो उससे पहले जो कुछ भी हिंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, आप 2 तरफ से देख सकती हैं कि एक तो जो मैनिफेस्टो कमेटी जो बनी हुई है उसने क्या हिंट दिए हैं, वो क्या फोकस बता रहे हैं। तो वो तो क्लियर है कि जो मेघवाल जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने कल परसों ही स्पष्ट किया था कि हमारा फोकस जो है 3 सेगमेंट पे रहेगा, एक तो किसान, एक महिला और यूथ। तो ये तो उन्होंने एक हिंट दिया है। पर हम देखिए, ये जो चुनाव है ये लड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पर। तो प्रधानमंत्री आज अपनी बायतू में जो कुछ भी बोल रहे थे उससे हमको एक तरह से हिंट लेना चाहिए कि वो क्या फोकस कर रहे हैं। उन्होंने आज जो भाषण दिया उसमें देखिए, अगर आप मैनिफेस्टो के लिहाज से देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें स्पष्ट नहीं किया, लेकिन एक महिलाओं वाला एक इशू है। लेकिन उन्होंने महिलाओं के मामले में कांग्रेस को ही घेरा है। अपनी पार्टी की तरफ से क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जो पहले से अनाउंस हो चुका। जब आए तो उन्होंने फोकस भी महिलाओं पे किया है कि महिलाओं से सीखना चाहिए, वो पूरी अंदर तक सफाई करती हैं और मतलब इन चीजों का जिक्र उन्होंने किया। महिलाओं पर मतलब कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी आपको क्या देगी इसके बारे में वो नहीं बोल रहे हैं अभी। तो इसलिए ये सोच सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऑलरेडी जो अनाउंस किए हैं, महिलाओं को कुछ आर्थिक मदद करना या उनको किसी तरह का इक्विपमेंट देना या और कोई छूट देना, इस तरह की कोई योजना वो जरूर राजस्थान में अनाउंस करेंगे। इसको हम ये तो हम निश्चित मान लें। मैं लौटती हूँ अभी। दिनेश, क्या जो गारंटियां दी, जिस तरह से योजनाएं आई, गारंटी साथ दे दी गई, क्या ये बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती खड़ी कर दी कि आखिर हम मैनिफेस्टो में दें क्या? और अगर मैनिफेस्टो में ऐसा ही कुछ बीजेपी दे देती है तो मध्य प्रदेश की तरह कह दिया जाएगा भाई आप कॉपी कर रहे हैं। जी देखिए मेगा, कांग्रेस ने अपनी कह सकते कि इस बार घोषणा पत्र या गारंटी एक रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि घोषणा पत्र को पब्लिक है, मतदाता वो ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, एक महज थोते वादों और दावों की तरह लेते हैं। लिहाजा गारंटी का जो कार्ड है वो इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर खेला है। हालांकि उन्होंने अपने अनुभवी और तेज तर्रार नेता प्रोफेसर सीपी जोशी को इस मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया है और घोषणा पत्र कांग्रेस का बनकर पूरी तरह से तैयार है। और वही रटा रटाया कह सकते हैं, युवा, मजदूर, किसान, कर्मचारी, उनके लिए कई लोक लुभावन जो घोषणाएं वो होगी। तो जो महंगाई राहत कैंप के जरिए पहले 10 गारंटी दी और अब जो ये 7 गारंटी लेकर आए, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए अब घोषणा पत्र एक रस्म अदायगी यहाँ पर बचा है। जो डिजाइन बॉक्स कंपनी है उसके आइडिया पर, फार्मूला पर जाते हुए ये गारंटी कि कब तक ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कल अगर बीजेपी करती है तो फिर उसके बाद 2-3 दिन शायद ऐसा होगा जब कांग्रेस भी कर दे। जी देखिए 19 नवंबर तक कह सकते हैं या उससे पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। घोषणा पत्र बिल्कुल तैयार है और जयपुर के अंदर वॉर रूम में सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, स्पीकर सीपी जोशी, सचिन पायलट और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और उसमें भी स्पेसिफिक जैसे युवा है, महिला है, कर्मचारी है, इनके लिए विशेष घोषणाएं हो सकती है। और पिछली बार 10 प्रमुख घोषणाएं मेगा कांग्रेस पार्टी ने की थी। जन घोषणा पत्र अपने मैनिफेस्टो को उन्होंने नाम दिया था, जिसमें सबसे बड़ा वादा किया था सत्ता में आते ही हम किसानों का कर्ज माफी है वो माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे। इसके अलावा
हर महीने जो बेरोजगारों का भत्ता है वो 3,500 रुपये करेंगे। जो बंद विश्वविद्यालय थे जैसा कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय और अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी थी वो वापस खोल दिए गए। इसके अलावा किसानों के लिए अलग से एक बोर्ड बनाने की बात कही थी वो भी बना दिया गया। किसान जो लागत ऋण आयोग है, कई वादे पूरे हुए और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जो घोषणाएं की थी हमने 80% से ज़्यादा वो पूरे कर लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र के बजाय गारंटियों पर ज़्यादा फोकस है। 7 गारंटियों के लिए मिस कॉल के जरिए अभी तक 50 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सरकार का दावा है, सीएम का दावा है कि सरकार रिपीट होते ही पहले साल में हम इनको गारंटियों को लागू कर देंगे। जिस तरह पशुपालकों का जो गोबर है वो 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, हर साल गृहिणियों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। अब अगर दिनेश ये जो गारंटी है अगर वो गारंटी दे दी है तो फिर सवाल ये है कि घोषणा पत्र में क्या होगा। चलिए ये मान लिया कि रोजगार दे देंगे कि भाई इतना इतना रोजगार जो है वो हम बढ़ा देंगे या दे देंगे या हर घर से एक स्वरोजगार या रोजगार खड़ा कर देंगे जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया है, तो ऐसा कुछ कर देंगे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के पास ऐसा क्या है जो वो दे सकती है घोषणा पत्र में? जी देखिए मेगा, हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये सवाल किया था कि जब आप ये गारंटी दे रहे हैं और गारंटी के जरिए मिशन सरकार रिपीट का सपना देख रहे हैं तो फिर घोषणा पत्र अब उसको लाने का क्या औचित्य रहेगा। तो सीएम गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र की एक अलग गरिमा है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो सीपी जोशी एक कह सकते हैं कि बहुत ही दूरदर्शी और इंटेलेक्चुअल राजनेता है, उनके सुपरविजन में घोषणा पत्र तैयार हुआ और उसमें खास तौर से महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए और युवाओं के लिए 3 को उन्होंने टारगेट रखा। उनके लिए यकीनन कई लोक लुभावन जो घोषणा है वो हो सकती है कि हम अगर जैसे हायर एजुकेशन है उस पर विशेष फोकस दिया जा सकता है, उसमें किस तरह उसकी जो कास्ट है वो जो कॉस्ट है यानी रोजगार परक शिक्षा मिले, रोजगार के वादे उसमें किए जाएंगे कि इतने लाख इन सेक्टर में हम रोजगार डेवलप करेंगे, ये वादा यहाँ पर क्या है। लेकिन 5-6 घोषणाएं बताई जा रही है, काफ़ी यूनिक होगी, सरप्राइजिंग होगी। हालांकि खुलासा बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर रहे, बाकायदा मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता पाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस घोषणा पत्र के बजाय फोकस इस बार गारंटियों पर यहाँ कर रही है। ठीक है, उसका तो अभी इंतजार करना पड़ेगा दिनेश की कब तक आएगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी का पहले आ रहा है और देखिए अभी जैसे सरप्राइज का जिक्र किया लाल सिंह की, सरप्राइजिंग होंगी बहुत सारी चीजें, 4-5 चीजें, और जब बाद में आएगा तो थोड़ा सा फायदा भी मिल जाएगा बीजेपी का अगर पहले आ जाता है। बीजेपी के लिए अगर महिलाओं की तरफ से मैं देखूं या फिर कर्मचारियों का जिक्र अभी दिनेश कर रहे थे, ओपीएस का जिक्र ना तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया है, हालांकि कांग्रेस ने किया और उसमें बोला है कि ओपीएस लागू करेंगे, पुरानी जो पेंशन योजना है। कांग्रेस यहां पे बता चुकी है कि ओपीएस लागू की जाएगी और अब गारंटी में तो कानून का भी जिक्र कर दिया। क्या इसका कोई तोड़ निकालेगी बीजेपी मैनिफेस्टो में? देखिए बेगा, बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती पार्टी के लिए है क्योंकि ओपीएस ने कई जगह भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी कि वो मुद्दा उसको आगे नुकसान पहुंचाए। हालांकि ये अलग बात है कि वो शायद ओपीएस को सीधे लागू नहीं करेगी, कि अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता, लेकिन हाँ उसके काउंटर में कुछ वो कर्मचारियों को लेकर घोषणा कर सकती है। ये एक अलग विषय हो सकता है मेगा, निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार ये विषय काफ़ी चर्चाओं में रहा है। लेकिन आपने जैसे कहा कि फोकस जो रहेगा पार्टी का, फोकस पार्टी ने लाइन अपनी तय कर दी है। देखो मैं आपको बताऊँ, आज जो बायतू में भाषण हुआ पीएम का, आप और मैं सुन रहे थे मेगा, तो उस वक्त उन्होंने अपनी शुरुआत की महिलाओं से, वो महिलाओं की उन छोटी छोटी दिक्कतों का, उन छोटी छोटी परेशानियों को जिक्र करके अपने भाषण की शुरुआत करते हैं कि महिला घर में किस तरह घर को संभालती है, किस तरह घर का मैनेजमेंट करती है, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है, घर उसके नाम पर नहीं लिया जाता, गाड़ी उसके नाम पर नहीं ली जाती, कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं ली जाती, और सबसे अधिक त्याग बलिदान करती है महिला। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ बहनों को भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो ये तय मानिए आज उन्होंने कहीं ना कहीं इस भाषण के जरिए बता दिया है कि भाजपा का जो संकल्प पत्र आएगा, योजना जो चल रही है उसके माध्यम से उसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा भाई आवास योजना मैंने इसीलिए महिलाओं का जो है महिलाओं के नाम पे हो आवास, ये मैंने शुरू किया। आवास तो शुरू कर चुके हैं मैं कहूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में 12,000 रुपए की घोषणा की है विवाहित महिलाओं को, ऐसा कुछ, हाँ लाडली की, ऐसा कुछ हमको देखने को मिल सकता है। उनकी सुरक्षा को लेकर खास देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो ये लाइन है उसको गौर से करिए। उन्होंने कहा है कि उनके नाम पर कुछ नहीं होता है,
यानी कि घर तो उन्होंने शुरुआत कर दी, घर तो हो चुका है, ये तो चल रहा है मेगा, ये तो घोषणा पत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता उसमें शामिल करने का, तो वो योजना चल रही है। नया घोषणा पत्र में क्या हो सकता है महिलाओं को ध्यान में रखकर, तो निश्चित रूप से ये तो है कि जो तो फिर ये तो इसके दो मायने हैं कि एक तो महिलाओं को चाहिए होता है घर अगर संभालना है तो फिर उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनमें आपका किचन भी आती है, साफ सफाई के तौर पर अगर दूसरी चीज़ें भी देख लें तो किचन आती है, तब सिलेंडर का जिक्र होता है। और सिलेंडर अगर आप मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में देखें कि 450 में दिया गया है, तो यहाँ पर हो सकता है सिलेंडर का जिक्र कर लिया जाए या सिलेंडर सस्ता कर दिया जाए, उसकी घोषणा कर दी जाए। दूसरा, आप कह रहे हैं महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो वो लाडली बहना योजना जैसे वहाँ पर शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, वैसा ही कुछ यहाँ पर कर दिया जाए। ये दो चीजें हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल मेगा, आपने ठीक है, ये दो चीज नजर आ सकती हैं और साथ में कुछ अलग हटके भी नजर आ सकता है। जैसे कि घोषणा पार्टी की तैयारी कर रही है कि हम घर से हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा जा सकता है, यानी कि महिलाओं को प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है। इसके साथ ही मेगा, ये महिला की बात होगी, लेकिन एक जो घोषणा पत्र में जरूर नजर आएगा आपको, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव हिंदुत्व को लेकर लड़ा है, पूरा हिंदुत्व का कार्ड उन्होंने इस बार पूरी तरह से खेला है, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। तो इसका कहीं ना कहीं असर घोषणा पत्र में भी देखने को मिलेगा। आपको धार्मिक स्थलों को लेकर उनकी कोई घोषणा हो सकती है, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई घोषणा हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसमें भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी लगातार अपने आप को दावा करती है, अपने आप को पैरोकार मानती है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का, तो निश्चित रूप से ये भी उनके मैनिफेस्टो में मेगा कहीं ना कहीं नजर आएगा। देवेंद्र जी, क्या ये आप लाल सिंह जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मंदिर हो, हिंदुत्व हो, या महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल करना हो, या फिर महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना या उसका जिक्र करना, वो घोषणा पत्र में आ सकता है बीजेपी के? देखो मेगा, ये जो एक तो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र बनाने वाली टीम है उसके सामने ये 7 गारंटी हैं। तो कल ये वक्तव्य आया कि 7 गारंटी का तोड़ ढूंढ लिया गया है, मतलब ये एक चुनौती की तरह से लिया गया। तो अब आप देख लीजिए कि महिलाओं के मामले में जैसे मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ऑलरेडी 10,000 रुपए की घोषणा कर चुकी है। तो अब इसके अंदर इसका एक अमाउंट बढ़ा के वो अनाउंस कर सकते हैं महिलाओं के नज़र से। अब अगर आप देखें, यूथ को टैबलेट्स और कंप्यूटर की बात है, जैसे बीजेपी ने दिया हुआ है, तो यूथ के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ उसका अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं यूथ के मामले में। ये जो किसानों का जो मसला है, किसानों के मसले में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संकट है, और खास तौर पे ओपीएस की गारंटी के मामले में। ओपीएस की गारंटी के मामले में मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इससे सहमत नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी इन प्रिंसिपल इससे सहमत नहीं थी, इसलिए ये अदर स्टेट्स में भी लागू नहीं किया गया और इससे पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। अब इसमें क्या तोड़ लाया जाएगा, ये एक चुनौतीपूर्ण बात है, इस पे आप कयास ही लगा सकते हैं। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि ओपीएस के मसले को राजस्थान में स्वीकार कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कांग्रेस के साथ कि उन्होंने पहले दिन से इसको अपनी इसमें ले लिया है और इसका कानून बनाने की घोषणा की हुई है। तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि ओपीएस में क्या किया जाएगा। दूसरा जो स्कूल का है, अंग्रेजी स्कूलों का, या ये जो गैस सिलेंडर है, ये तो देखिए काउंटर हो सकते हैं, इसमें तो आप थोड़ी सी और अतिरिक्त फैसिलिटी दे दें। लेकिन इस सबसे बड़ी बात जो हमारे साथी लाल सिंह जी कह रहे हैं कि भाई क्या कोई रिलीजियस अनाउंसमेंट हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी से ये आशा आप कर सकते हैं। अभी जो जिस तरह की कैंडिडेचर राजस्थान में उतारे गए हैं उससे स्पष्ट है कि वो मंदिर और धार्मिक इश्यूज को इस चुनाव के अंदर फोकस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, राजस्थान में ये फोकस चल पाएगा? ये कार्ड काम करता है? देखिए धार्मिक कार्ड तो हमेशा काम करता है राजस्थान। देखिए जहां अगर आपको पब्लिक की वेलफेयर और पब्लिक का दिमाग जो है उस लेवल पे नहीं गया हो, वहाँ पर आप ये इस तरह के जुमले और धार्मिक इश्यूज से आप भटका सकते हैं लोगों को। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में तमाम पार्टियां इस जाति और धर्म के आधार पे चुनाव को लड़ती हैं। ये हालांकि मैं कहता हूं कि ये कोई बहुत अच्छा राजनीतिक पेच नहीं होता, तो लेकिन अभी ये आप फैक्ट है। इतिहास देखो, आप राजस्थान का इतिहास देखेंगे तो जातिगत जरूर आप कह सकते हैं कि जाति
जातिगत राजनीति जरूर हुई है, लेकिन धर्म के आधार पर शायद मुझे नजर नहीं आती। एक बार दिनेश से पूछ लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। दिनेश, क्या ये बात सही कह रही हूं मैं कि जातिगत समीकरण बैठाए जाते हैं, जातिगत राजनीति राजस्थान में हावी रहती है, लेकिन धर्म संबंधित नहीं रहती? जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान में चुनाव कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा जातिगत होता है। जातियों के आधार पे ही जिसका बाहुल्य है उस दोनों पार्टियां उनको टिकट देती है। जैसे जाट 70 से ज़्यादा सीटों पर निर्णायक वोट है, SC ST की रिजर्व सीट है, और जहाँ जनरल सीट है वहाँ पर जनरल कैटेगरी को साधने के लिए वोट दिए जाते हैं। मेगा महिलाओं और कर्मचारियों के वोट बैंक की बात हो रही है। इन 7 गारंटियों के अलावा बीजेपी के सामने आधी आबादी के वोट बैंक और कर्मचारियों का जो वोट बैंक है वो राजस्थान में लेना एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि करीब 2 करोड़ 52 लाख से ज्यादा राजस्थान में महिलाओं के वोट है और पुरुष मतदाता संभवतः 2 करोड़ 72 लाख के आसपास है। जो जनाधार कार्ड था उसमें महिलाओं को मुखिया बनाया गया, 500 रुपये का सिलेंडर मिला, महिलाओं को फायदा मिला, अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया गया और फ्री मोबाइल महिलाओं को दिया गया। और अब जो गारंटी 10,000 रुपये सालाना दी गई है, तो आधी आबादी के लिए हर घोषणाएं सरकार ने की है। विशेष फोकस यहां पर रखा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में पूरे देश भर में राजस्थान नंबर 1 पर हुआ, कई राज्यों ने उसको कॉपी भी किया। आपको बेगा बता दूं कि केंद्र सरकार ने बाकायदा ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता तो आप लिख कर ले लीजिए, 2024 के चुनाव से पहले कर्मचारियों के वोटों के लिए बीजेपी को ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा घोषणा पत्र में करना पड़ सकता है। वो अभी इंतजार कर रहे हैं इन 5 राज्यों के ERCP और एक जातिगत जनगणना, इन दोनों का भी जिक्र दिनेश जरूरी है। जाति की बात हम कर रहे थे, तो जो जातिगत जनगणना कहा भी गया, घोषणा भी कर दी है, लेकिन घोषणा पत्र में ये होगा, और एक ERCP। जी देखिए, मेगा जातिगत जो जनगणना का कार्ड कांग्रेस ने खेला है वो भी बीजेपी के लिए गले का फांस इसलिए बन सकती है क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक है ब्राह्मण, बनिया, राजपूत। ये कह सकते हैं कि बल्क में और थोक में पूरे देश भर में बीजेपी को वोट देते हैं। तो ऐसे में वो OBC जो है वो भी नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने, जो विशेष जनसमर्थन मिला, तो उसमें OBC और मूल OBC के वोट बैंक का बड़ा रोल रहा है। तो इधर कुआ इधर खाई वाली स्थिति में अगर OBC के पक्ष में बोलते हैं जातिगत जनगणना, तो जनरल वोट जो है उनके थोक के भाव जो आते हैं उनकी नाराजगी का खतरा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इस पर बोलने से हमेशा बचती है और इस मुद्दे पर वो अपना कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं दे रही। ERCP को लेकर जैसा मुद्दा बनाया राजस्थान सरकार ने अब जी कंटिन्यू कीजिए दिनेश बात। ERCP की हम मेगा बात करें तो राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर बाकायदा विधानसभा में बजट है वो राशि जारी की है और बताया कि अगर दोबारा सरकार आती है तो हम जो इन्हें कई जिलों से खासतौर से पूरी राजस्थान की लाइफ लाइन है। एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि पानी इमोशन से जुड़ा मुद्दा होता है, उसको पूरी भुनाने की कोशिश कांग्रेस इस चुनाव में यहाँ पर करेगी। ERCP हो गया, OPS हो गया और ये 7 गारंटी और एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 5-6 फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में मेगा इस बार दिख रहे हैं। और एक और चीज, राजस्थान में लंबे अंतराल के बाद चुनाव कह सकते हैं कि कांटे का और टक्कर का नजर आ रहा है, सारे वोटर नजर आ रहा है। लाल एक तरफा मुकाबला हम कह सकते हैं कि लाल सिंह, अब ERCP का जिक्र कर लेते हैं। अगर ये घोषणा पत्र कांग्रेस देती है कि भाई हम अपने स्तर पर पूरा करेंगे, इन जिलों में पूरा कर लिया जाएगा, तो क्या मैनिफेस्टो में बीजेपी के में नजर आ सकता है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए? OPS का जिक्र हम कर चुके हैं, इसके अलावा जातिगत जनगणना, मेरे ख्याल से इसका तो कोई तोड़ नजर नहीं आएगा। इस पे तो शायद हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया जाए। देखिए बिल्कुल आप ठीक करिएगा, जब जब जाति की बात होगी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी और उसके पास वही एक ऐसा पॉइंट है जिसके बल पर वो जातिगत जो नुकसान उसको उठाना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी उससे काउंटर करती है। जैसा कि मेरे साथी दिनेश बता रहे थे, ठीक बात है, क्योंकि अगर हम बात करें भाजपा और कांग्रेस की तो कांग्रेस मास पार्टी है। आप जातिगत बैठो अभी राजस्थान की बात करने लग जाओ, जाट किसके हैं? कांग्रेस के हैं। मीणा किसके हैं? कांग्रेस के हैं। SC किसके हैं? कांग्रेस के हैं। OBC किसके हैं? कांग्रेस के हैं। भाई भाजपा के पास क्या है? जाति की बात करो,
तो भाजपा क्यों फिर सत्ता में आती है, और जब जब बीजेपी सत्ता में आई है कांग्रेस से बहुत ज्यादा मेजोरिटी में आई है। आप अगर 2018 के चुनाव पर जरा सा नजर डाल लें, आप देखिए ठीक है, जल्दी पूरी बात करिए नहीं मेगा। बिल्कुल 2018 के चुनाव में टाइम मेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं 2018 के चुनाव में क्या था मेगा, इतना बड़ा विरोध भाजपा का था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, बेरोजगार खिलाफ थे, किसान खिलाफ थे। हुआ क्या, केवल 1,49,000 वोट कमाए, 0.05% मत कम थे। ठीक है देवेंद्र जी, 10 सेकंड में सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। कल मैनिफेस्टो बीजेपी के आता है, उसमें क्या कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है? देखिए, तीन फैक्टर जो बताए गए हैं, यूथ, महिला और किसान। किसानों वाला एक मजबूरी है कि जो खेती के कानून लेके आए थे वो विड्रॉ होने के बाद किसानों में एक नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी, उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कोई ऐसा जुमला फेंकना ही पड़ेगा जिससे किसानों का फोकस बीजेपी की तरफ आए। इसके अलावा महिलाओं और यूथ के लिए मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सोचा गया होगा, लेकिन अब वो उसका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन द पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसमें हर रोज इसी तरह की चर्चा हम करेंगे, और अब सीटों की चर्चा आने वाले दिनों में जारी रहेगी, और हमारे जो सहयोगी हैं, दोनों वरिष्ठ सहयोगी, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे।